हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने बेस्ट समय को जी रहे होंगे और पढ़ाई पर निरंतर फोकस कर पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आगामी कुछ दिनों में शानदार प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है, राजस्थान इस प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है, जिसमें आप एक प्रतिभागी के रूप में अपने इस तपस्वी जीवन को जी रहे होंगे। जिस प्रकार से राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न में कुछ बदलाव आया है, उसी थीम को लेके आज का वीडियो है। हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8 आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तक की ये स्कूली पाठ्यक्रम में लगने वाली एक शानदार पुस्तक है, जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आरबीएससी जारी करता है। उस पाठ्य पुस्तकों में से एक ये पाठ्य पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है, इसका आप कंटेंट देखोगे तो बहुत ही शानदार है। और इस पाठ्य पुस्तक को हम इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़िया तरीके से व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करवा रहे हैं, लाइन टू लाइन, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे न। अब जब भी एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको इस प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो कि ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है। उसी थीम को लेकर चल रहे हैं। अब तक हमने इस चैनल पर कक्षा 6 और कक्षा 7 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन करवा लिया है। आप अगर चैनल पर नए आए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ हमने कक्षा 6 का प्रत्येक अध्याय का एक व्याख्यात्मक वीडियो जारी कर रखा है। आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं और इसे तथ्यों को नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही नए संस्करण के अनुसार अपडेट पाठ्य पुस्तक है, जो कि नए आंकड़ों के अनुसार आप तक प्रस्तुत की जा रही है। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा। अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी इस ऊर्जावान थीम को आगे बढ़ा सके और इस थीम में हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, तो हम आप तक इस प्रकार के नवाचार को पहुंचा सके। तो आपसे ये रहेगी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते चलते हैं आज की इस थीम पर। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो एक शीर्षक है जो जिस पर रहने वाला है जनगणना एवं सामाजिक जन जागरण और सामाजिक सुधार एवं राजकीय प्रयास, जो कि बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इससे संबंधित कंटेंट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। अध्याय 8 को जन जागरण एवं सामाजिक सुधार एवं राजकीय प्रयास। आपने देखा होगा पिछले अध्याय में पढ़ा विकास योजनाओं को, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप जरूर देखिएगा, उसको विजिट कीजिएगा उस पर और देखिए कि वहां से हमारे प्रश्न किस प्रकार से पुट आउट हो रहे हैं। आज की थीम में जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीतिक व आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। आज का जो थीम है वो क्या रहने वाला है? राजनीति आर्थिक की समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बने हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। पहला है भूदान आंदोलन और भूमि सुधार। बहुत ही शानदार सेशन है। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। प्राचीन काल में चली आ रही जमींदारी प्रथा, कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इस जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया सरकार ने। लेकिन कानूनों की आड़ में जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय, देखिए शानदार सेशन है, उसी समय विनोबा भावे, ये महान विभूति थी, विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 18 अप्रैल 1951 कब? 1951 में तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, आप किसी भी कंटेंट की तैयारी कर रहे हो चाहे
भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये भूदान आंदोलन है, ये किया था विनोबा भावे ने। कब किया था? 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ किया था? तेलंगाना में। और तेलंगाना का चिरुपचल्ली नाम का एक गांव था, वहां से। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भू स्वामित्वों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान में देने की अपील की। कितना हिस्सा? छठा दान। यह आंदोलन चला था, तो उसमें विनोबा भावे ने कुल जमीन का, उसकी टोटल जमीन का छठा हिस्सा दान करने के लिए अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन भी मिला। भूदान से प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों के बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर में भूदान आंदोलन शुरू किया। देखिए, हमारा तो कंटेंट क्या है? राजस्थान जीके से संबंधित है। तो राजस्थान में ये भूदान आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये आंदोलन शुरू हुआ था विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 भी पारित किया। आजादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। किस मंडल की स्थापना की? राजस्व मंडल की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने में पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है। आओ अभ्यास करें। भूमि सुधार आंदोलन ये कानून कौन कौन से बने हैं उसकी सूची देखते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाव उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष सम्मान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, बहुत ही शानदार है ये टॉपिक, ये जो सेशन है इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और जब भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो उसमें अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठिएगा कि इस प्रकार के जो भी तथ्य बनते हैं तो उसे आप पर नोट डाउन करते चलिएगा साथ में। तो अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 17 के अनुसार। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। राज्य सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इसी तरह राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसने दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उसकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों आदि के कल्याण के कार्य करता है। इसके बाद महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
पर्सन बन सकता है यहाँ से? कथनीय पर्सन बनते हैं, बहुत बनते हैं। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर ही उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इससे परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़े क्या कहते हैं? स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला है। इसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12% है, जो 1951 में मात्र 2.51%। देखिए कहाँ 2.51% थी, जो कि अब लगभग 50% से अधिक हो गई है, 52.12%। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रही है। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास कौन कौन से हैं? राज्य महिला आयोग बहुत ही शानदार है। राज्य महिला आयोग राजस्थान सरकार ने 15 मई, कब? 15 मई महिला आयोग की स्थापना, राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1999 को। 15 मई 1999 को महिला आयोग की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवा में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना, महिलाओं की दिशा में सुधार करना की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जन संवाद, शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करता है। राज्य महिला आयोग में एक सदस्य, 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष। और देखिए इस आयोग का जो ढांचा है वो क्या है? इसके अंदर एक तो होता है अध्यक्ष और उसके 3 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव भी होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष रहता है? 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहता है? 3 वर्ष। बहुत ही शानदार है, इसे नोट डाउन करते चलिएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्यों के नाम लिखिए। वर्तमान में जो नाम है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिलाओं को रोजगार देने में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण व तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला और बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों व प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपलब्ध कराने में अधिकृत किया गया है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला कहा जाता है, इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, सबला योजना का, जो किशोरी बच्चे हैं उनके लिए स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास और सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली बीच में विद्यालय छोड़ने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। कौन सी? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। 11 से, पहले तो इसका
जो क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, वो है 11 से 18 वर्ष। दूसरा क्राइटेरिया है कि वो स्कूल ना जाए, ठीक है, और या फिर स्कूल बीच में छोड़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला कहते हैं, ये शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही शानदार है, इससे प्रश्न बनते हैं। बेटी पर बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात को ध्यान में रखकर की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वाली संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने के लिए के उद्देश्य निर्धारित किए गए। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित कथन प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 2015 में शुरू हुई। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान है, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण व संरक्षण अधिनियम 1956, जिसका संशोधन 2005 में किया गया, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925, संशोधन 1986 और 2006 में। मतदान प्रक्रिया, विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे। सभी विद्यार्थी मत पर निशान लगाकर अपनी पसंद के छात्र को प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछते कि गुरुजी, क्या विधानसभा और लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह से किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम के प्रयोग में मत पत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों का वोट किया जा सकता है। एक ईवीएम से कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? 16 उम्मीदवारों को। इसमें से अंतिम बटन नोटा का विकल्प होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण मतदाता सूची का नोटा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता अनुपयुक्त नहीं मानता तो वह अंतिम नोटा नॉन ऑफ द वो बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना और आदि कार्य किया जाता है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसे जो कलेक्टर होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी जो एक आईएएस रैंक का होता है, द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। इसके बाद मतदाता ये प्रोसेस है पूरी जिसे हम वोटिंग करते हैं, उसके बारे में बताया गया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। VVPAT का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल्स पेपर ऑडिट ट्रायल। VVPAT इसका पूरा नाम देख लेना एक बार, प्रिंटर युक्ति है ये। इसको ईवीएम के बेल्ट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंट द्वारा एक बेल्ट पर्ची प्रिंट होती है, जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। इसके बाद पर्ची प्रिंटर के रूप के बॉक्स में चली जाएगी, बीप की आवाज़ सुनाई देगी। इस प्रकार मतदान से मतदाता यह जान सकेगा कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग के निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इस पर्ची की सहायता ली जा सकती है। तो इसके बाद पढ़ते हैं आगे, कोई खास नहीं है जो आपके संबंधित सूचना का अधिकार, ये बहुत ही शानदार सेशन है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या होता है? आरटीई। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ है। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है।
इसके बाद निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी बहुत ही शानदार है। आगे देखते हैं ये सेशन कितना बड़ा रहता है। अगर बड़ा रहेगा तो इसका हम 2 पार्ट में कर लेंगे, लेकिन छोटा सी अभी थोड़ा और रहा है, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ तक छोड़ दिया था हमने। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, शिक्षा को सरल सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अधिनियम 2009 पारित किया गया। इसी तहत राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 लागू किया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 से। 2010 तो पूरे भारत के अंदर लागू हुआ, लेकिन राजस्थान में इसे स्वीकृति दी गई 1 अप्रैल 2011 को। इस नियम में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा, बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। किसी निजी स्कूल में कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसके तहत राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। बाल अधिकार, बाल अधिकार क्या है? 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा, कब? 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। बाल अधिकार समझौता एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए थे। बहुत ही शानदार टॉपिक ये तथ्य है, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। किसमें? बाल अधिकार समझौते पर 1992 में हस्ताक्षर किए थे भारत ने। बच्चों के लिए अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ये कितने बाल अधिकार में कितने अधिकार शामिल है? 4 अधिकार शामिल है। कौन कौन से? जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार शामिल है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये 1098, टोल फ्री टेलीफोन सेवा से अंदर 24 घंटे जो खुला रहता है। तो ये थे आज के सेशन के। राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? राजस्थान सरकार ने सितंबर 1919 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज और समस्याओं को निस्तारण करने के लिए अनोखा प्रयास प्रारंभ किया। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति व जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 1981 से शिकायत को दर्ज कराने और उसके सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध, यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम्स के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा की साइबर अपराध से बचाने और सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। तो ये ज़्यादा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। हमें पढ़ा राजस्थान जीके। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, अब ये बहुत शानदार है, यहाँ प्रश्न देखिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर थी 52.12%। बूंदा आंदोलन के जनक कौन है? विनोबा भावे। इसके बाद हम पढ़ते हैं वीपीटी क्या है? वोटर वेरीफाई, इसे मिलान करते हैं। वीपीटी है वो वोटर वेरीफाई। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा क्या है? इसमें से कोई नहीं। और मजदूर किसान सक्रिय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया। और बाल अधिकार समझौता ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और जो 5 दिए हुए इसमें से 4 ही आपको करने हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन ये करता है सूचना का अधिकार के तहत काम। तो ये थे आज के कुछ ऐसे टॉपिक जिसके बारे में मैंने बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट अध्याय के साथ, इसी प्रकार की ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।